पुतिन की सबसे बड़ी समस्या शायद युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि रूस के अंदर उसका इंतजार कर रही है। यूक्रेन में लौटे पुरु सैनिक जख्म, शंकाएं और यह एहसास लाए हैं कि जिस युद्ध से वे बचे उसकी कहानी अलग है। क्रेमलिन लगातार वही कहानी बेच रहा है। डर, नियंत्रण और छवि प्रबंधन पर आधारित एक व्यवस्था के लिए यह एक ऐसा खतरा है जिसे वह ना तो छुपा सकता है और ना ही चुप करा सकता है। ये लोग सिर्फ पूर्व सैनिक नहीं हैं, ये पुतिन की सत्ता के बीचों बीच चलने वाली एक चलती हुई दरार है। इनकी संख्या बहुत बड़ी है, इनका युद्ध अनुभव असली है और इनका मिजाज अनिश्चित है। सिर्फ इतना ही क्रेमलिन को बेचैन करने के लिए काफी है, लेकिन इसमें एक और बात है जो और भी गहरी चोट करती है। पुतिन की उन्हें नियंत्रित करने की बड़ी योजना पहले ही दरकने लगी है। जैसे जैसे प्रचार और असली जिंदगी के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, हर महीने सतह के नीचे कुछ न कुछ बदल रहा है। कुछ ऐसा जो क्रेमलिन ने नहीं सोचा था और जिसे वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। इसे देखकर आप समझेंगे कि रूस जिनकी तारीफ करता है उन्हीं लोगों से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। यही हिस्सा सभी को बेचैन कर रहा है। पूर्व सैनिक घर लौटते समय चुपचाप रहते हैं, जैसे उन्होंने अकल्पनीय भयावहता देखी हो। वे अपने अनुभव और कहानियां साझा कर युद्ध के आधिकारिक संस्करण को उजागर कर रहे हैं। हर बातचीत में उन्हें दरारें दिखाने के लिए भाषण या रैली की जरूरत नहीं है। एक रसोई की मेज, कुछ दोस्त और उनकी देखी सच्चाई ही काफी है। और एक बार जब ये कहानियां फैलना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि हो चुका है, तो क्रेमलिन वो एक चीज खो देता है जिस पर वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है, कहानी पर नियंत्रण। यही हमें उस स्तर पर ले जाता है जिसका सामना पुतिन कर रहे हैं। ये कुछ सैनिकों के छोटे संघर्ष के बाद घर लौटने की बात नहीं है। ये रूस में दशकों की सबसे बड़ी जंग में तपे पुरुषों की लहर है जो फिर से समाज में शामिल हो रहे हैं। लीक रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 6,20,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक या तो लौट चुके हैं या डीमोबिलाइज हो गए हैं। यह संख्या देश को बदलने के लिए काफी है और ये सिर्फ पहली लहर है। आने वाले वर्षों में सैकड़ों हजार और लोगों के लौटने की उम्मीद है। हर समूह अपनी अलग मानसिकता, आघात और सोच लेकर आता है कि क्या गलत हुआ जो आम नागरिकों की भीड़ में घुल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह ताकत एक समान नहीं है, यह एक मिश्रण है जिसे केवल इस बात ने जोड़े रखा है कि वे सभी एक ही युद्ध से बचकर आए हैं। कुछ सैनिक अनुबंधित हैं, कुछ जबरन भर्ती हुए हैं जिन्होंने असली लड़ाई की कल्पना नहीं की थी, रिजर्विस्ट जिन्हें शांतिपूर्ण नागरिक नौकरियों से बुला लिया गया और आम आदमी जिन्हें आपातकालीन लामबंदी के दौरान वर्दी पहनने के लिए मजबूर किया गया। कई लोग हिलकर या मोह भंग होकर लौटे, कई लोग गुस्से में लौटे और कुछ ऐसे बदल कर लौटे कि उनकी समुदाय उन्हें संभाल नहीं सकी। और एक समूह है जिसे क्रेमलिन भूलना चाहता है, जेल से भर्ती लोग। 70,000 से अधिक माफ किए गए अपराधियों को पहले ही समाज में वापस छोड़ दिया गया है, जो मोर्चे के सबसे हिंसक हिस्सों में सेवा कर चुके हैं। ये वे लोग हैं जो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले से अपराध के करीब रहते थे और यूक्रेन में उन्होंने जो क्रूरता देखी उसने उनकी उस प्रवृत्ति को और गहरा कर दिया। अगर वे पहले भी खतरा थे तो अब और बड़ा बन गए हैं। वे उन क्षेत्रों में लौट रहे हैं जो पहले ही गरीबी, कमजोर संस्थाओं और कम विश्वास से जूझ रहे थे। इन दिग्गजों की विविधता के कारण उनके अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कुछ ने बाखमुत और मारियोपोल के खंडहरों में लड़ा, जहां हर गलियारा जाल था, जबकि अन्य ने महीनों ट्रेंचेस में ड्रोन के नीचे रहते समय, जहां हरकत भी मौत ला सकती थी। कुछ यूनिटों ने अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की, जबकि वैगनर और स्टॉर्म जेड के लड़ाके केवल जीवित रहने, सख्त आदेशों, भारी नुकसान और बिना किसी असली ट्रेनिंग के ढल गए थे। इन लड़ाइयों ने ऐसे घाव दिए हैं जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वही घाव अब उनकी पहचान बन गए हैं। जैसा आप सोच सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी बिखरी हुई है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हर जगह है और रूस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अक्टूबर में माना था कि हर 400 लौटते सैनिकों पर एक ही मनोरोग बिस्तर है। ये उस व्यवस्था या उसकी कमी को दर्शाता है जो इन पुरुषों के घर लौटने पर स्वागत के लिए बनाई गई है। दर्द कहीं न कहीं निकलता है और अक्सर सड़कों पर आता है। ध्यान रखें, उनमें से कई गरीब इलाकों से हैं जिनके पास न पैसे हैं न अवसर। याद करें, पुतिन ने साइबेरिया और अल्पसंख्यक समुदायों से कितने लोगों को बुलाया था। वे अब उन्हीं कस्बों में लौट रहे हैं जो पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। सबसे अधिक नाराजगी जातीय समुदायों में है। बुरियातिया, तुवा और दागेस्तान ने मास्को या सेंट पीटर्सबर्ग की तुलना में
4 से 5 गुना ज्यादा पुरुष भेजे और उसी अनुपात में हताहत भी झेले। घर लौटने पर बचे लोगों का टीवी पर हीरो जैसा स्वागत होता है, लेकिन निजी बातचीत में उन्हें तोप का चारा कहा जाता है। भर्ती अभियानों का समर्थन करने वाले स्थानीय नेता अब मखाज काला और उलान उड़े में गुस्साई भीड़ से बच रहे हैं। अंतिम संस्कार कुछ ही घंटों में विरोध प्रदर्शन में बदल जाते हैं, क्योंकि शोक अक्सर गुस्से के रूप में सामने आता है। प्रतिक्रिया: मॉस्को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त दंगा पुलिस भेजता रहता है। यूक्रेन नहीं, ये बताता है कि शासन को अगला विस्फोट कहां सबसे संभव लगता है। ये सब आघात को बढ़ाता है, जिसमें गुस्सा, निराशा और अजीब सा गर्व शामिल है। इनमें से कई लोगों के लिए फिर से कोई सामान्य नौकरी करने का विचार लगभग अवास्तविक सा लगता है। कुछ लोग कोशिश नहीं करते, कुछ को एहसास भी नहीं होता कि वे घर लौट चुके हैं, युद्ध में नहीं। ये सिर्फ पुरुषों की एक लहर नहीं है, ये आघात, कौशल और अनुभवों की एक लहर है जिसे राज्य अपना नहीं सकता। और यही वजह है कि क्रेमलिन उन्हें हीरो नहीं मानता, चाहे उनके पास कितने भी मेडल क्यों ना हो। मेडल देने के बावजूद वह उसे एक ऐसी परछाई मानता है जिसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अब वही परछाई पुतिन की व्यवस्था पर मंडरा रही है, और यही असली सवाल है, वो उनसे इतना डरते क्यों हैं? असल में डर की शुरुआत राजनीति से होती है। पूर्व सैनिकों के पास वह चीज होती है जिसे सरकार न तो बना सकती है और न ही टीवी पर चमका सकती है, असल में लड़ाई लड़ने का अनुभव। रूस में ज्यादातर अधिकारी वफादारी दिखाकर, नारे दोहराकर और गलतियों से बचकर ही ऊपर चढ़ते हैं। यूक्रेन से लौटे पुरुष अलग तरह की सत्ता लाते हैं। ये पदक या भाषणों से नहीं आती, बल्कि इस साधारण तथ्य से आती है कि जब वे कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो हर कोई जानता है कि यह सच है। और यही रूस के अंदर एक खतरनाक खाई पैदा करता है। एक तरफ वे हैं जिन्होंने जान जोखिम में डाली, दूसरी तरफ जिन्होंने सिर्फ बलिदान की बातें की। पुतिन के प्रचारक खुद को दिन भर देशभक्त कह सकते हैं, लेकिन अवदिवका से आया वो आदमी जिसकी एक टांग आधी है, उससे वह बहस जीतने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। सड़क की लड़ाइयाँ शोरगुल वाली है, असली खतरा चुपचाप वोटिंग बूथ या गवर्नर दफ्तर में जाता है, असली नैतिक अधिकार के साथ। ये सिर्फ अपराध या अशांति नहीं, बल्कि वैधता का सवाल है। पूर्व सैनिकों की सत्ता को कोई अधिकारी झूठा नहीं बना सकता। यह रूस के राजनीतिक केंद्र को प्रभावित करती है। अगर वे कभी अपनी निराशा को एक असली संगठन में बदलने का फैसला करते हैं, तो वे स्थानीय नेताओं, क्षेत्रीय मुखियाओं और यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेताओं को भी चुनौती दे सकते हैं। इतिहास दिखाता है कि ये क्यों मायने रखता है। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध के बाद लौटे लड़ाके राज्य के कमजोर होने पर राजनीतिक और अर्धसैनिक नेता बन गए। आज के पूर्व सैनिक अधिक संख्या और अनुभव रखते हैं। 2025 के अंत तक 183 पूर्व मोर्चा सैनिक क्षेत्रीय विधायक चुने जा चुके हैं, जो पिछले चक्र से 3 गुना ज्यादा है। और कुछ ने लाइव टेलीविजन पर राज्यपालों की खुलकर आलोचना की है, बिना चुप कराए। मॉस्को ने इसे नोटिस कर खतरे को पुलिस से भी जल्दी समझ लिया। उन्हें डराना आसान नहीं, और वे उस सिस्टम का सम्मान नहीं करते जिसने उनका इस्तेमाल कर छोड़ दिया। कई लोग साझा युद्ध अनुभव के कारण आपस में जुड़े हुए मजबूत समूह बनाते हैं, और ये समूह राज्य की पहुंच से बाहर नेटवर्क में बदल जाते हैं। कुछ क्लब साधारण होते हैं, जबकि कुछ गिरोह या निजी सुरक्षा समूह बनकर अपने नियमों का पालन करते हैं। स्थानीय पुलिस इन्हें नई चेचन बटालियन कहती है। फर्क बस इतना है कि मॉस्को में कोई नहीं जानता ये किसके अधीन है। क्रेमलिन का डर सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं, अब उनकी महिलाएं, पत्नियां, माताएं और बहनें भी अपनी ताकत बन गई हैं। शोक और गुस्सा अब संगठित विरोध में बदल गया है। पुट डोमॉय और माताओं एवं पत्नियों की परिषद जैसे समूह अब पूरे रूस में हजारों सदस्यों तक पहुंच गए हैं। वे थके सैनिकों की घर वापसी की मांग करते हैं, और इस साल वे सड़कों को जाम कर रहे थे, सरकारी इमारतों पर धावा बोल रहे थे और मुकदमे दायर कर रहे थे जो वास्तव में अदालत तक पहुंच गए। ये महिलाएं सब रिकॉर्ड कर तुरंत पोस्ट करती और उसी नैतिक ताकत से बोलती है जैसे खुद लड़ा के। जब एक माँ जिसने बेटा खोया हो गवर्नर से कैमरे पर शव के बारे में पूछती है, तब प्रोपेगेंडा विफल हो जाता है। मॉस्को ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, फिर भी हर बार और महिलाएं सड़कों पर आ जाती है। शवों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण उनमें से वे हैं जो कभी घर नहीं लौटते। दसियों हजार पुरुष लापता बताए गए हैं। फिर भी मृत्यु प्रमाण पत्रों में देरी की जाती है या उन्हें नकार दिया जाता है, ताकि सरकार उन्हें सक्रिय मानकर वेतन देती रहे और एक मुश्त मुआवजा देने से बच सके। परिवार उन्हें मृत मानते हैं। पत्नियां हफ्तों मुर्दा घरों और सैन्य दफ्तरों के बाहर बैठती हैं। जब किसी इलाके में 200 अज्ञात शवों वाला रेफ्रिजरेटर ट्रक पहुंचता है, तो खबर इतनी तेज फैलती है
कि सेंसर भी नहीं रोक सकता। पूर्व सैनिक जो लापता लोगों के साथ सेवा कर चुके हैं वे जानते हैं क्या हुआ था। वो जानकारी शोक को इतनी जल्दी गुस्से में बदल रही है कि प्रचार भी उसे शांत नहीं कर सकता। सरकार इन पैटर्न्स को देखकर चुप्पी और घबराहट से प्रतिक्रिया देती है। पूर्व जेल भर्ती अनुबंध खत्म होने के बाद भी निगरानी में रहते हैं। एक नया कानून उन्हें 8 साल तक प्रशासनिक निगरानी में रखने की अनुमति देता है। पुलिस से कहा गया है कि वे उन सभाओं पर नजर रखें जहां पूर्व सैनिक खुलकर बोलते हैं। जहां लौटने वाले लोग इकट्ठा होते हैं वहां निगरानी बढ़ी है, पर ये उपाय समस्या हल नहीं करते बल्कि स्थिति और बिगाड़ते हैं। अक्सर जिन पर नजर रखी जाती है वे जानते हैं कि सरकार देख रही है और इससे नाराज होते हैं। खासकर पहले से धोखा खाए लोग जल्दी भड़कते हैं। साफ कहे तो हर पूर्व सैनिक घर लौटकर वह गुस्सा अपनाने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग बस वही जिंदगी वापस चाहते हैं जो वे छोड़ आए थे। स्थिर नौकरी, शांत शामें और कुछ भी ऐसा नहीं जो खाइयों या ड्रोन इंजनों जैसी गंध देता हो। कुछ लोग पुरानी नौकरियों में लौटते बच्चों को देख आभारी होते हैं और राजनीति से दूर रहने का संकल्प लेते हैं। लोग आधिकारिक कहानी इसलिए दोहराते हैं क्योंकि यह उलझन से बचना आसान होता है, न कि वे हर बात पर विश्वास करते हैं। उनके लिए राज्य एक ढाल है, झंडा नहीं। कुछ कस्बों में लौटने वाले लोग चुपचाप घुल मिल जाते हैं। पड़ोसी खाना लाते हैं, फैक्ट्रियां जगह सुरक्षित रखती है और अधिकारी सुविधाएं देते हैं ताकि नाराजगी ना हो। ऐसे स्थानों पर पूर्व सैनिक वही लोग बन जाते हैं जो चीजें ठीक करते हैं या स्थानीय बच्चों को कोचिंग देते हैं। अपने अंदर के दर्द को कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन गुस्से के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी को चुनते हैं। कुछ लोग राज्य की योजनाओं में मकसद ढूंढते, घायलों की मदद करते, सहायता आयोजित करते और मेडल स्वीकार करते हैं। यह पहचान इतनी सच्ची लगती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर वे लोग हैं जो भटकते रहते हैं। ऐसे लोग जो निजी तौर पर भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं लेकिन कभी किसी विरोध में शामिल नहीं होते, जो जानते हैं कि सेना ने उनके साथ कैसे नाकामी की, फिर भी बस अपने घर में शांति चाहते हैं। क्रेमलिन के लिए इन्हें समझना सबसे मुश्किल है, इसलिए सब शांत दिखता है। यही बिखरी हुई स्थिति है जो शासन को जिंदा रखे हुए है। फिलहाल ज्यादातर पूर्व सैनिक बगावत की ओर कदम से कदम मिलाकर नहीं बढ़ रहे हैं। वे अलग अलग रास्तों पर है, कुछ शांत, कुछ बेचैन और कुछ अब भी अपनी जगह समझने की कोशिश में है। शांत बहुमत मास्को को वो समय देता है जिसका वो हकदार नहीं, और यही अनिश्चितता है जिसे वो समझ नहीं पाता। फिर भी क्रेमलिन जानता है कि शांत लोग भी ऐसा ज्ञान रखते हैं जिसे कोई धातु नहीं मिटा सकती। पुतिन को जो सच में डराता है वो सिर्फ संख्या या विरोध नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है। ये अनुभवी लोग अच्छी तरह समझते हैं कि सेनाएं असल में कैसे काम करती हैं। वे जानते हैं कि कौन से आदेश मायने रखते हैं और कौन से दबाव में टूट जाते हैं। वे जानते हैं कि आपूर्ति की लाइनें कहाँ टूटी हैं और नेतृत्व कहाँ कमजोर है। कई लोगों ने अधिकारियों को असफल होते और भ्रष्टाचार से इकाइयों को बर्बाद होते देखा है, जो अब भी उनकी यादों में है। युद्ध आगे बढ़ने से यादें नहीं मिटती। वैगनर विद्रोह ने दिखाया कि सशस्त्र समूह कितनी जल्दी मॉस्को को हिला सकते हैं। अब सोचिए, सैकड़ों अलग अलग पूर्व सैनिक जिनके अपने नेटवर्क और दुश्मनियां हैं। यही स्थिति है जिससे पुतिन डरते हैं। और विद्रोह जरूरी नहीं कि मॉस्को की ओर मार्च जैसा हो। ये छोटे छोटे समूहों के आदेश मानने से इनकार करने से शुरू हो सकता है, या ये एक अकेले कमांडर के अपने आसपास वफादार लोगों का घेरा बनाने से भी शुरू हो सकता है। वेगनर ने दिखाया कि नेता और संगठन क्रेमलिन को चौंका सकते हैं। लौटने वाले पूर्व सैनिक कई यूनिटों और हजारों अनुभवों से आते हैं। इससे उन्हें ट्रैक करना, अनुमान लगाना और नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर खतरा इतना साफ है तो सरकार युद्ध को खत्म करके घर लौटने वाले सैनिकों की संख्या को कम क्यों नहीं कर देती? खैर, इसका जवाब सीधा है, पुतिन नहीं कर सकते। उनका पूरा सिस्टम ताकत के विचार पर टिका हुआ है। अगर शांति हो गई तो उन्हें समझाना होगा कि इतने लोगों को क्यों भेजा गया और वे क्यों मारे गए। कट्टरपंथी गुस्से में होंगे, सैनिकों के परिवार भी जवाब मांगेंगे। इसमें यह नहीं है कि मोर्चे के सैनिक खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। उसे बचाने वाली व्यवस्था का हर हिस्सा इसी विचार से जुड़ा है कि युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक रूस कुछ ऐसा हासिल नहीं कर लेता जो जीत जैसा दिखे। युद्ध खत्म करने से सैनिकों में अराजकता का खतरा बना रहता है। विश्लेषकों के अनुसार अचानक डीमोबिलाइजेशन से डर, भ्रम या विद्रोह हो सकता है। जो सैनिक बिना किसी इनाम या उद्देश्य के घर लौटे हैं, वे अक्सर किसी को दोषी ठहराने के लिए तलाशते हैं। जिन पूर्व सैनिकों ने वर्षों तक लड़ाई में हिस्सा लिया है, वे चुपचाप पीछे हटना स्वीकार नहीं करेंगे। वे खुद को ठगा हुआ और धोखा खाया हुआ महसूस करेंगे। सैनिक अक्सर उस चिंगारी की तरह होते हैं जो बड़े संकट को जन्म देती है। अंतरराष्ट्रीय दबाव उसे और भी ज्यादा जकड़ लेता है।
बिना किसी लाभ के युद्ध समाप्त करना उसकी एक मजबूत नेता की छवि को तोड़ देगा। इससे उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उसने गलत आकलन किया था। दृढ़ संकल्प और भाग्य पर हर भाषण कमजोर होगा और वह इसे जानता है। इसके अलावा साधारण समस्या भी है। रूस के पास इतने लड़ाकों को सामान्य जीवन में वापस लाने के साधन नहीं हैं। राज्य के पास करोड़ों पुरुषों को समाज में शामिल करने के लिए न पैसा है, न आवास, न सहायता सेवाएं। डिमोबिलाइजेशन हर देश के लिए कठिन है, लेकिन रूस में कमजोर संस्थाओं और तनावपूर्ण व्यवस्था के कारण यह ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, क्रेमलिन ने एक अलग रणनीति अपनाई है। दूर से देखने पर यह चालाकी लगती है। उन दिग्गजों को लीजिए जो व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें एक वफादार वर्ग में बदल दीजिए जो उसकी रक्षा करे। पुतिन की उम्मीद सीधी है। अगर वह उनके गुस्से को दबा नहीं सकते तो शायद वह उसे दूसरी दिशा में मोड़ सकते हैं। उन लोगों में से एक नया अभिजात वर्ग बना सकते हैं जिन्होंने लड़ाई की और जिंदा बचे। योजना प्रतीकों से शुरू होती है क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना आसान है। पूर्व सैनिकों को मेडल, प्रमाण पत्र और टीवी पर सराहना दी जाती है। राज्य मीडिया कार्यक्रमों और समारोहों में मुस्कान और हाथ मिलाने के साथ, आमतौर पर शांत वफादार स्वर में बोलने वाले पुरुषों के साथ। इन पलों का मकसद जनता को भरोसा देना है कि पूर्व सैनिकों का सम्मान होता है और उन्हें याद दिलाना है कि वफादारी का इनाम मिलता है। कुछ लोग इस ध्यान का आनंद लेते हैं जबकि अन्य इसे उसकी असलियत में देखते हैं। नरम रोशनी और खोखले वादों के साथ सस्ता नाटक। पता चला बाखमुत में जिंदा बचना आपको वही मेडल दिलाता है जो क्रेमलिन फोटो ऑप में परफेक्ट अटेंडेंस के लिए दिया जाता है। ज्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असली सम्मान और कैमरों के लिए किए गए दिखावे के बीच की सीमा कहाँ है। फिर रणनीति राजनीति में बदल जाती है और दांव बढ़ जाते हैं। सरकार रिकॉर्ड गति से पूर्व सैनिकों को संसद में भेज रही है। 28 लोग पहले ही मौजूदा राज्य ड्यूमा में सीटें ले चुके हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इन लोगों को मोर्चे और राजधानी के बीच पुल बनना है और कैमरों के सामने कहना है कि युद्ध व नुकसान सही थे। नेतृत्व समझता है कि लड़ाकों को क्या सहना पड़ता है। क्षेत्रीय अधिकारी भी यही तरीका अपनाते हैं। स्थानीय दफ्तरों में उन नौकरशाहों की जगह पूर्व सैनिकों को बैठाते हैं जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा। कागज पर ये साहसिक बदलाव दिखता है, पर असल में जोखिम भरा है। क्रेमलिन मानता है कि जिन पूर्व सैनिकों को वह ऊपर उठा रहा है वे ताकत मिलने के बाद भी वफादार रहेंगे। संदेश को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए पूर्व सैनिक समूह बनाए हैं जो दिखने में तो जमीनी स्तर के लगते हैं, लेकिन उन्हें ऊपर से फंडिंग मिलती है। राष्ट्र के सबसे बड़े रक्षक समूहों को 2025 में लगभग 12 अरब रूबल मिले। वे खाना, उपहार और आर्थिक सहायता बांटते, परेड करते और कागजी कामों में मदद करते हैं। देखने में वे मददगार और देशभक्त लगते हैं। वे जानकारी जुटाते, बातचीत को दिशा देते हैं और पूर्व सैनिकों को ऐसे नेटवर्क में रखते हैं जिन्हें अधिकारी देख सकते हैं। वे सामुदायिक समर्थन के नाम पर राजनीतिक उपकरण है। पैसा एक हथियार है। पूर्व सैनिकों को आवास, पेंशन और नौकरियां देने का वादा किया जाता है। कुछ को सरकारी उद्योगों में नियुक्ति मिलती है तो कुछ को सुरक्षा सेवाओं में जगह मिलती है जहां युद्ध का अनुभव महत्वपूर्ण माना जाता है। विचार सीधा है, अगर पूर्व सैनिक अपनी स्थिरता के लिए राज्य पर निर्भर रहते हैं तो उनके विद्रोह करने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन ये वादे अक्सर टूट जाते हैं। आवास सूची में 1,80,000 से ज्यादा नाम हैं। भ्रष्टाचार से नौकरी के प्रस्ताव और दफ्तरों में कागजात गायब हो जाते हैं। यह समस्या बनी रहती है। उम्मीदें बढ़ती है पर नतीजे पीछे रह जाते हैं और कई लोगों को बसने का मौका नहीं मिलता। अधिकारी और भर्ती करने वाले नए कॉन्ट्रैक्ट वो बड़े साइनिंग बोनस के साथ उनके दरवाजे पर आते हैं। कभी कभी 6 महीने के लिए 2-3 मिलियन रूबल तक। इनकार करो तो स्थानीय सुविधाएं अचानक धीमी पड़ जाती है या फिर पुलिस आना शुरू कर देती है। 2025 की गिरावट तक क्षेत्रीय अधिकारियों ने माना कि 40% से अधिक डीमोबिलाइज्ड पुरुषों पर दोबारा साइनअप के लिए दबाव या रिश्वत दी गई थी। क्रेमलिन इसे स्वैच्छिक कहता है, पुरुष इसे मांस की चक्की का दूसरा निवाला कहते हैं। हर सैनिक जो मोर्चे पर लौटता है वह कम गुस्सैल हथियारबंद पूर्व सैनिक है जो फिलहाल घर की सड़कों पर है, और इन सभी चीजों की कीमतें पूर्व सैनिकों के लिए बहुत भारी है। क्षेत्रीय बजट बैरियात्जा, सिवा और क्रास्नोदार में पूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभ अब स्थानीय खर्च का 30% से ज्यादा हो गए हैं। राज्यपालों को सड़कों की मरम्मत, शिक्षकों को वेतन देने या लड़ाकों को शांत रखने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अधिकांश लोग लड़ाकों को चुनने से अस्पतालों में स्टाफ और स्कूलों की अनदेखी होती है। आम नागरिक देखते हैं कि उनके टैक्स उसी युद्ध में खत्म हो जाते हैं
जिसमें उनके बेटे भी खो जाते हैं। दोनों पक्षों में नाराजगी बढ़ रही है और स्थानीय अधिकारी घबराए हुए हैं। यही मिथक शुरू होता है। क्रेमलिन ने यह विचार फैलाना शुरू कर दिया है कि केवल वही लोग जो यूक्रेन में लड़े हैं राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य है। ये पूर्व सैनिकों की तारीफ करता है और उन्हें राज्य द्वारा तय विशेष श्रेणी में रखता है। उन्हें बताया जाता है कि वे चुने हुए रक्षक हैं, जिन्होंने अपनी वफादारी साबित की है। गोलीबारी के बीच गर्व बढ़ता है, लेकिन जाल भी उतना ही बढ़ता है। पहचान स्वीकारने के बाद उनसे प्रतीक की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा होती है, न कि व्यक्ति की तरह। उनसे उम्मीद है कि वे वफादारी दिखाएं, सवाल न करें, युद्ध का समर्थन करें, असफलताओं पर न बोलें। बहुत लोग इस जाल को समझते हैं, लेकिन विकल्प खतरनाक या निराशाजनक लगने पर साथ देते हैं। समस्या ये है कि हकीकत सहयोग नहीं करती। पूर्व सैनिक एक एकीकृत समूह नहीं है। वे अलग अलग क्षेत्रों, वर्गों और अनुभवों से आते हैं। कुछ लोग शांत जीवन चाहते हैं और जो राजनीतिक योजनाएं पेश की जाती हैं उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अन्य अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वे समारोहों की सच्चाई समझते हैं और खुलकर बर्बादी, भ्रष्टाचार व कमांडरों की बात करते हैं जिन्होंने उन्हें खतरे में डाला। कुछ लोग स्वतंत्र संगठन बनाते हैं ताकि घायल लड़ाकों या मारे गए लोगों के परिवारों की मदद की जा सके। ये समूह ऊपर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते और राज्य उन्हें संदेह की नजर से देखता है। स्वतंत्र नेटवर्क तेजी से बढ़ रहे हैं। बैटरनी, एसवीओ, ग्रूस 200 और पोइट्जियम डेमोय जैसे चैनलों के पहले से ही लाखों फॉलोअर्स हैं। वे लोग खाई की असली फुटेज पोस्ट करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के नाम उजागर करते हैं, कृत्रिम अंगों के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं जो सरकार कभी उपलब्ध नहीं कराती, और उन पुरुषों के लिए कानूनी मदद का आयोजन करते हैं जिन पर घर लौटने पर आरोप लगते हैं। चमकदार बैनरों वाले राज्य प्रायोजित क्लबों के विपरीत ये नेटवर्क दान और मॉस्को के प्रति अविश्वास पर चलते हैं। जब कोई चैनल विरोध की अपील करता है या किसी और टूटे हुए वादे को उजागर करता है तो भीड़ तुरंत जुट जाती है और माहौल बिगड़ जाता है। सुरक्षा सेवाएं एक चैनल पर रोक लगाती हैं, लेकिन उसी हफ्ते 3 नए चैनल आ जाते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एक अनुभवी चर्चा क्रेमलिन की पटकथा से बाहर हो रही है। यहाँ तक कि अनुभवी लोगों को आधिकारिक भूमिकाओं में रखना, जैसा कि हमने चर्चा की थी, कई बार उल्टा पड़ गया है। सरकार वफादार चेहरे चाहती है, पर कई उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड या अनुशासन समस्याएं हैं। लोग अप्रत्याशित होते हैं, ज्यादा पीते या खुलकर बोलते हैं, कुछ पुलिस या नेताओं से टकरा जाते हैं। हर घोटाले से परियोजना कमजोर और अस्थिर दिखती है। इसी दौरान सिस्टम में वर्चस्व की लड़ाइयां शुरू हो जाती है। सुरक्षा सेवाएं कड़ी निगरानी चाहती है। राज्यपाल ऐसे अनुभवी लोग चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकें। व्यापारी बॉडीगार्ड और सुरक्षा बल चाहते हैं और सिलोविकी अपने निजी बटालियन ढूंढते हैं। रोस्कोवाडिया, एफएसबी, सीमा सैनिक और गस्प्रोम सुरक्षा सबसे अनुशासित लौटने वालों की चुपचाप भर्ती कर रहे हैं। सेना से 3 गुना वेतन और मोर्चे पर वापसी की संभावना न होने के कारण कादेरो सबसे मजबूत लड़ाकों को प्लेन से सीधे चेचनिया भेजते हैं। हर जनरल या ओलिगार्क जिसके कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं अपनी खुद की वफादार प्रेटोरियन गार्ड बना रहा है, उसी समूह से जिसे मास्को अपने नियंत्रण में बताता है। क्रेमलिन दिखाता है कि उसने कुछ नहीं देखा, पर सब जानते हैं जिस दिन पुतिन कमजोर दिखेंगे वे निजी इकाइयां तय करेंगी कि असल में देश कौन चलाता है। हर समूह हिस्सेदारी के लिए लौटती सेना पर लड़ता है। फंडिंग और अनुमतियां बदलती रहती है, लड़ाइयां छुपी रहती है, पर दबाव पूरे ढांचे में फैलता है। आगे बढ़ने वाला हर रास्ता कहीं न कहीं असहजता की ओर ले जाता है और क्रेमलिन इसे जानता है। कुछ रास्ते राज्य को थोड़ी देर नियंत्रित रखते हैं, बाकी सिस्टम को अंदर से तोड़ते हैं। हर नई लहर के साथ लड़ाकों के घर लौटने पर अप्रत्याशित झटके की संभावना बढ़ती है। मॉस्को जब पूर्व सैनिकों की बढ़ती संख्या देखता है तो उसे कई तरफ से खतरा दिखता है। एक संभावित भविष्य वही है जिसकी उसे उम्मीद है। वफादार रहे, मेडल ले, नौकरियां स्वीकार करे और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में रहे जो उन्हें अहम तो बनाती है पर असली ताकत नहीं देती। अगर यह सफल रहा तो सरकार को एक छोटा, भरोसेमंद और एकजुट समूह मिलेगा। कागज पर यह सुरक्षित है, लेकिन असल में यह पूर्व सैनिकों की चुप्पी पर निर्भर करता है, चाहे वादे टूटे। एक और रास्ता रोजमर्रा की जिंदगी से निकलता है। पूर्व सैनिक उन शहरों में लौटते हैं जहां नौकरियां कम हैं और अपराध बढ़ रहा है। छोटे छोटे समूह बनते हैं जिनमें से कुछ गिरोह बन जाते हैं जो पुलिस या अधिकारियों से टकराते हैं। ये राष्ट्रीय झटका तो नहीं, पर देश भर में परेशानियों की लहर जरूर लाता है। कार्रवाई से गुस्सा बढ़ता है, घूस आम होती है और अधिकारी नियंत्रण खोते हैं।
एक राजनीतिक रास्ता है जिसमें करिश्माई पूर्व सैनिक स्थानीय परिषद या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और अक्सर जीतते हैं, क्योंकि लोग लड़ाकों पर पुराने नेताओं से ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे ही उन्हें पैर जमता है, राज्यपालों पर दबाव बढ़ता है और मॉस्को घबरा जाता है। एक पूर्व सैनिक जिसके पास वफादार समर्थकों का आधार है, वह स्थानीय शख्सियत से राष्ट्रीय खतरे में बदल सकता है। सबसे बुरा हाल तब होगा जब कुछ पूर्व सैनिक सशस्त्र समूह बना ले या प्रतिद्वंदी गुटों के प्रति वफादार हो जाएं। ये वागनर समस्या जैसी है, पर इस बार लड़ाकों का समूह बड़ा और बिखरा है। इन लोगों को हथियारों, रसद और राज्य सुरक्षा में कमजोरियों की अच्छी जानकारी है। मॉस्को में फूट का इशारा भी डर पैदा करता है, इसलिए मॉस्को शिकंजा कसता रहता है, जबकि दबाव बढ़ता जा रहा है। किसी मोड़ पर कुछ न कुछ टूटेगा और तब शायद वो एक ही दिशा में नहीं होगा। हर महीने मोर्चा कुछ हजार और आदमी बाहर निकाल देता है, जिन्हें अच्छी तरह पता है कि आधिकारिक कहानी कितनी खोखली हो चुकी है। उन्हें परेशानी के लिए न घोषणा पत्र चाहिए, न नेता, बस आपस, परिवार और पुराने पड़ोसियों से बात करनी है। वो चर्चा पहले ही रसोई, बैरकों, आंगनों और टेलीग्राम चैनलों पर हो रही है, जिन्हें मॉस्को जल्दी बंद नहीं कर सकता। पुतिन की व्यवस्था मानती है कि ताकत स्थायी है और शक करने वालों को जेल या खरीदा जा सकता है। ये पूर्व सैनिक दिखाते हैं कि दोनों विश्वास टूट रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी नहीं है, अभी नहीं। जो शांत है वही ज्यादा खतरनाक है। लाखों ऐसे लोग जिन्होंने उस मशीन को अंदर से देखा है, उसे झेला है और अब उन नारों पर विश्वास नहीं करते जिन्होंने उन्हें वहां भेजा था। क्रेमलिन समय खरीदने के लिए मेडल, धमकियां और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा ले रहा है, लेकिन उसका समय खत्म हो रहा है सबसे तेज। जब वो दिन आएगा जब अगली लहर ट्रेन से उतरेगी और वादे खत्म हो जाएंगे। रूस को अटूट बनाने के लिए शुरू युद्ध शायद उसी सिस्टम को तोड़ दे जो सब कुछ जोड़ता है। अब वह दिन आज नहीं है, लेकिन 25 सालों में पहली बार क्रेमलिन में बहुत से लोग जागते रहते हैं, सोचते हैं कि वह दिन कब आएगा।